साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो जीएस दृष्टि उत्तर प्रदेश नाम से चित्रात्मक पुस्तक प्रकाशित की गई है, तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं और आज के वीडियो में इसके तहत जो प्रमुख योजनाएं और नीतियों के बारे में बात की गई है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे और ये इस किताब का आखिरी सेक्शन होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में। इसका शुभारंभ कब होता है तो ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको प्रारंभ किया जाता है। इसकी क्या आवश्यकता थी तो कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण शिक्षा और सुरक्षा के लिए। और इसके पात्र कौन से होंगे? 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग वाले वे बच्चे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। इसमें वित्तीय सहायता क्या दी जाएगी तो सरकार द्वारा बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक को प्रतिमाह मतलब जो भी उन्हें पालेंगे प्रतिमाह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। इससे होगा क्या लाभ क्या है? ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या पिता विधिक अभिभावक या आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के कारण हुई हो, ऐसे निराश्रित बालिकाओं की 18 वर्ष की आयु के पश्चात शादी हेतु प्रदेश सरकार 1,01,000 रुपये प्रदान करने की व्यवस्था करेगी और साथ ही बच्चों के चल अचल संपत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था और उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को टैबलेट लैपटॉप का वितरण करने की व्यवस्था तथा ये इसके लाभ हैं। और इसके प्रमुख तथ्यों को कुछ और बात करें तो देखिए, योजना के अंतर्गत परिवार की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए निर्धारित, जिसे जून 2021 में बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिया गया है। 10 वर्ष से कम आयु के वे बच्चे जिनके अभिभावक नहीं हैं को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से राजकीय बाल गृह में देखरेख के लिए रखा जाएगा। और अनाथ हुए बच्चे या बच्चियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, राजकीय बाल गृहों आदि में कक्षा 12 तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना के बारे में। तो 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी प्रदान की थी। इसके तहत प्रदेश में कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की चालू इकाइयों का विस्तार तथा नई इकाइयों की स्थापना पर राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। देखिए, इसमें पात्र इकाइयों को प्लांट, मशीनरी और यंत्रों की स्थापना हेतु कुल व्यय का 25% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता की कैपिटल सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। और इसमें जीएसटी, एमएसई योजना के तहत भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी तथा यह वित्तीय सहायता इकाई के कार्यरत होने के दावे के आधार पर दी जाएगी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यह योजना अधिसूचना जारी होने के 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। योजना का लाभ लेने हेतु पात्र इकाई को किसी भी कॉमर्शियल बैंक या सिडबी में आवेदन करना होगा और पात्र इकाइयों के लिए रिवॉल्विंग फंड का निर्माण भी उन्हें उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 के अंतर्गत 72 घंटे में एनओसी प्रदान करना और केंद्र सरकार से संबंधित एनओसी दिलवाने में फास्ट ट्रैक मोड में मदद करवाने की व्यवस्था। आगे बात करते हैं शहरी प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराए की आवास योजना। इसका शुभारंभ 26 मार्च 2021 को हुआ था। इसमें प्राथमिकताएं किसको दी जाएंगी? विधवाओं, कामकाजी महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें या इसकी आवश्यकता क्यों है तो देखिए, छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों और शहरी प्रवासियों हेतु किफ़ायती किराए के आवास और परिसर उपलब्ध कराने हेतु। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि लाभार्थियों के लिए किराए के आवास परिसरों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए निजी और सार्वजनिक संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लागू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के बारे में। तो इसका देखिए, इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए श्रमिकों और कामगारों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें देखिए, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता राशि बिना किसी ब्याज के प्रदान करने की व्यवस्था है। वहीं पुरुष श्रमिकों को 4% ब्याज, देखिए महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता राशि बिना किसी ब्याज के। और यहाँ यदि वही पुरुष श्रमिक होगा तो पुरुष श्रमिकों को 4% की ब्याज दर से 10 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो महिला श्रमिकों के लिए कोई उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और पुरुष श्रमिकों के लिए 4% ब्याज है। और 2021-22 का जो बजट था उसमें 100 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान किया गया था। तो ये पुराना आंकड़ा है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के बारे में बात करें तो इसकी घोषणा
बजट 2021-22 में की गई थी और उसका क्रियान्वयन 2021-22 से ही शुरू हुआ था। इसकी आवश्यकता क्या रही है? तो देखिए, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना प्रारंभ किया गया था। इसमें तथ्य क्या है महत्वपूर्ण? तो ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने की व्यवस्था। अगला है मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना, इसकी घोषणा 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य बजट 2020-21 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? प्रदेश के युवाओं को उद्योगों तथा एमएसएमई इकाइयों में ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए उन्हें निश्चित अवधि के लिए रोजगार से जोड़ना मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य था। इसकी आवश्यकता क्या? युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु प्रशिक्षण भत्ता, युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ प्रति माह 2500 रुपये की धनराशि, इसमें केंद्र का हिस्सा 1500 और राज्य का हिस्सा 1000 रुपये है। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ये इसका पूर्ण नाम क्या है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना नाम है इसका। ठीक है, ये 14 सितंबर 2019 से प्रभावी हुआ। जिलाधिकारी के माध्यम से इसका संचालन किया जाता है और इसका शुभारंभ जो होता है वो 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी ये होता है। 14 सितंबर 2019 से पहले ही प्रभावी होता है, परंतु शुभारंभ इसका जो करते हैं 21 जनवरी 2020 को। ठीक है, आवश्यकता क्या थी? तो राज्य के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में इस योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए पात्रता क्या है? किसान और उसकी पत्नी, पुत्र पुत्री, पौत्र और पौत्री के साथ ही बटाईदार भी इसके पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक की आयु के किसान पात्र होंगे और इसका वित्त पोषण 100% राज्य सरकार के द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाएगा। और इस योजना के मुख्य तथ्य क्या है? पहला, कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता होने की दशा में उसके विधिक वारिस या वारिसों या स्वयं कृषक को सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा किसान अथवा उसके परिजन की 60% से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तक की राशि देने का प्रावधान है। योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए पात्रता की श्रेणी में रखे गए अन्य व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया, जैसे खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य को तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हों। आगे बात करते हैं पावर लूम बुनकरों की सब्सिडी योजना। इसको स्वीकृति कब दी गई? 3 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए, इसमें छोटे पावर लूम उनको कहा जाएगा जो जिनकी जो मशीन है वो 0.5 अश्वशक्ति तक के जो पावर लूम होंगे उनको छोटे पावर लूम कहा जाएगा। तो छोटे पावर लूम को प्रति माह 120 यूनिट और बड़े पावर लूम को जिनकी अश्वशक्ति 1 अश्वशक्ति तक को प्रति माह 240 यूनिट तक 3.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। मतलब उनका जो बिजली का बिल होगा वो सस्ता रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जून 2006 में बुनकरों को फ्लैट रेट पर विद्युत आपूर्ति कराए जाने की योजना शुरू की गई थी। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के बारे में बात करें तो 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी 21 जनवरी 2020 को। इसमें पर्यटन केंद्रों का चयन, देखिए, संबंधित विधायक एवं जिलाधिकारी की संस्तुति के अनुसार इसमें पर्यटन केंद्रों का चयन किया जाएगा और वित्तीय पर्यटन विभाग, विधायक निधि एवं CSR निधि से प्राप्त धनराशि के द्वारा इसका वित्तीयन किया जाएगा। और योजना की देखभाल स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतों अथवा प्रबंधन समितियों का गठन करके किया जाएगा। इससे संबंधित विशेषताएं क्या हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक आदि स्थलों का सतत विकास एवं संवर्धन करना तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल को विकसित करना। बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में बात करें तो 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर, पहले इसका नाम था अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने को मंजूरी दी गई। इसका लाभ क्या है? देखिए, जिनके परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक ना हो उनको इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना तथा स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध करना तथा ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकना तथा सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के लोगों को इससे लाभ दिलाना। पात्रता क्या है? न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष। ऋण और अनुदान क्या दिया जाएगा? इसमें ऋण अनुदान कैसे दिया जाएगा? SC/ST दिव्यांगों को प्रति इकाई लागत का 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये जो भी कम हो तथा अधिकतम
सामान्य जाति को 25% अथवा 50,000 रुपये तक जो भी कम हो ऋण अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अन्य किसी योजना अथवा मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि के अंतर्गत ऋण प्राप्त लाभार्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। आगे चलते हैं। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के बारे में बात करें तो 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार नवीनतम नाम स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा एसपीईएम के अंतर्गत प्रदेश में आच्छादित मदरसों को केंद्रांश मतलब केंद्र का जो अंश है 60% तथा राज्य का जो अंश है 40% के अनुसार व्ययभार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 7,578 मदरसे आच्छादित हैं। अगला है उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के बारे में। तो देखिए, इसका प्रस्ताव 20 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित हुआ और योजना के जो रोड सेफ्टी घटक हैं वो क्या है, इसके अंतर्गत परिवहन विभाग, गृह पुलिस विभाग और लोक निर्माण विभाग के कार्यों को मंजूरी दी गई है तथा इसकी लागत 46.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो लागत छोड़ दीजिए। परियोजना की कुल लागत 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगा और शेष व्यय जो है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री निराश्रित या बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना। इसको 6 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, इस योजना के अंतर्गत निराश्रित बेसहारा गोवंश इच्छुक कृषकों, पशुपालकों, जो बेसहारा गोवंश उनको इच्छुक कृषकों, पशुपालकों एवं अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किए जाएंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखिए, योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में 1 लाख गोवंश को सुपुर्द किए जाने का प्रस्ताव तथा प्रथम चरण हेतु व्यय का अनुमान कितना है, 1,09,50,00,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित ऐसे इच्छुक कृषकों या पशुपालकों या अन्य व्यक्तियों को 30 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से भरण पोषण हेतु धनराशि बैंक खाते में प्रतिमाह हस्तांतरित डीबीटी प्रक्रिया से की जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। आगे बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में। तो ये इसका निर्णय कब होता है इसको प्रारंभ करने का, तो देखिए 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त वृद्धावस्था पेंशन राशि में वृद्धि की गई। इसके पात्र कौन है, 60 से 79 वर्ष की आयु वाले वृद्धजन, 60 से 79 वर्ष की आयु वाले वृद्धजन। इसमें पेंशन राशि क्या की गई है, 400 रुपये से बढ़ाकर इसको 500 कर दिया गया है, जिसमें 300 रुपये राज्य का है और 200 रुपये केंद्र सरकार देगी। संचालन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत इसका संचालन होगा। देखिए 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को 500 रुपये की धनराशि प्रति माह 100% केंद्रांश से केंद्र के अंश से पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। ठीक है, 60 से 79 साल तक को जो है 500 रुपया दिया जाएगा, उसमें से 300 रुपया राज्य और 200 रुपया केंद्र देगी। जो 80 से ऊपर उनको टोटली जो 500 रुपया है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार देगी। आगे बात करते हैं कन्या सुमंगला योजना के बारे में। तो देखिए इसका शुभारंभ 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, लागू होता है 1 अप्रैल 2019 से 6 श्रेणियों में। इसमें वित्तीय सहायता जो है जन्म से लेकर बेटे की स्नातक शिक्षा पूरी होने तक 6 चरणों में, ध्यान रखिएगा कितने चरणों में, 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा देने का प्रावधान है। कितना, 15,000 रुपये 6 चरणों में। तो ध्यान रखिए कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक अधिकतम आय सीमा कितनी होनी चाहिए, 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। और इसके अतिरिक्त इसमें संचालन कौन करेगा, तो महिला कल्याण विभाग के द्वारा। इसके लाभ क्या है, किसी परिवार के अधिकतम 2 बच्चियों को इसका लाभ दिया जाएगा और किसी महिला को यदि पहले प्रसव से बालिका व दूसरे प्रसव से जुड़वा बालिकाएं हो तो तीनों को लाभ देने का प्रावधान है। यदि किसी परिवार द्वारा अनाथ बालिका गोद ली गई है तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को शामिल करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं लाभान्वित होंगी इसमें। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के बारे में। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना, तो देखिए इसमें मंजूरी कब दी गई, 20 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने हेतु इसको मंजूरी दी गई। सहयोग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अति कुपोषित बच्चों हेतु प्रत्येक ब्लॉक या CHC PHC में सुपोषण घर की व्यवस्था स्थापना की गई है। इसमें व्यय अनुमान कितना है, 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर का प्रतिमाह 16,800 रुपये व्यय का अनुमान व्यक्त किया गया है। आगे बात करते हैं, इसमें देखिए ये जो है ये आपका मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको
8 जो आकांक्षात्मक जिले हैं, एक्सेप्शनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 8 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया है। कौन कौन से? इसमें चित्रकूट है, चंदौली है, फतेहपुर है, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। यहाँ ध्यान दीजिए, बौनेपन की दृष्टि से हाई बर्डन जिले सीतापुर और गोंडा में भी ये इसको संचालित किया गया है। ठीक है, इन 8 के अतिरिक्त जो है सीतापुर और गोंडा में भी इसको कहाँ पे, जहाँ पे बौनेपन की दृष्टि से हाई बर्डन जो जिले हैं, जहाँ बौनेपन की समस्या है। आगे बात करते हैं सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना। सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना, तो ये शुभारंभ होता है एक जनपद एक उत्पाद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के समस्त अवयवों से संबंधित सुविधाएं मुहैया कराना इसका विशेषता है। इसमें कच्चा माल, डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान विकास, पर्यावरण इत्यादि शामिल है तथा सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, संचालन एवं देखभाल का कार्य स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के बारे में बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसमें पात्रता किसकी है? ऐसे मुखिया या रोटी अर्जक जिनकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य हो एवं जो खातेदार, सह खातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज हैं या जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 75,000 रुपये से कम है, वो मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत आएंगे। इसमें मुआवजा क्या है? पात्र मुखिया की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। इसमें पात्र मुखिया रोटी अर्जन के स्वयं तथा परिवार के सभी सदस्यों की दुर्घटना होने पर 2.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तथा आवश्यकता पड़ने पर 1 लाख रुपए तक के कृत्रिम अंग लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। इसमें आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के बारे में, जो प्रमुख तथ्य हैं। ठीक है, उसी में आगे बात करना है। तो देखिए, इसमें जो है पात्र परिवार के सदस्यों की दुर्घटना पर नजदीकी चिकित्सालय में 25,000 रुपये तक का प्राथमिक इलाज कराने की सुविधा प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा, और बीपीएल परिवार भी योजना के पात्र होंगे। आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता इनको नहीं होगी। और इसमें संबंधित बीमा कंपनियां कौन सी हैं? द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये 4 कंपनियां इसमें शामिल है, बीमा कंपनियां। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत शामिल प्रमुख दुर्घटनाएं कौन सी हैं? जंगली जानवरों के आक्रमण से, जल में डूबना, जलना, डूबना, बाढ़ में बह जाना, किसी भी प्रकार से हाथ पैर कट जाना, विषाक्तता, जहर इत्यादि, गैस सिलेंडर फटने के कारण विस्फोट, भूकंप, आकाशीय बिजली आदि से दुर्घटना, गैस रिसाव, बिच्छू, नेवला, कुत्ता के काटने से मरना, किसी भी टकराव गिरने के कारण चोट, रेल रोड वायुयान से दुर्घटना इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में। तो देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों थी? शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। यह बेरोजगार युवक या युवतियों को उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु 25 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराता है। सेवा क्षेत्र जैसे कि कंप्यूटर केंद्र, टेंट हाउस आदि खोलने हेतु 10 लाख रुपए तक का ऋण देता है। 10 लाख रुपए तक का ऋण देता है। पात्रता: आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है वो हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही किसी राष्ट्रीय बैंक या संस्था में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता ध्यान रखिएगा, हाई स्कूल उत्तीर्ण व्यक्ति होना चाहिए और 18 से 40 वर्ष उसकी आयु सीमा होनी चाहिए। ऋण प्राप्त करने में कम परियोजना लागत की इकाइयों को प्राथमिकता इसमें दिया जाता है। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात करें तो इसको 30 जनवरी 2018 को प्रारंभ किया गया। इसका वित्त पोषण 100% राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और इसके लिए पात्रता क्या है? तो देखिए, पात्रता में देखिए, गांव में निवास करने वाले छत विहीन, आश्रय विहीन वह परिवार जो कालाजार से प्रभावित हों, जापानी इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित हैं। SECC 2011 के जो आंकड़े हैं जनगणना वाले सामाजिक आर्थिक आधार पर, उन आंकड़ों पर आधारित सुविधा में वर्तमान पात्र सूची में न होने पर उनको भी इस योजना में शामिल किया जाएगा जो उसमें नहीं है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो देखिए, आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर जिसमें रसोई घर भी शामिल हो तथा आवास की लागत राशि प्रति आवास सामान्य क्षेत्रों में 1,20,000 तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये है। आवास तथा शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन मनरेगा के अंतर्गत किया जाएगा। और आवास का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर परिवार की महिला सदस्य को या संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम, महिला सदस्य के न होने पर पुरुष को आवंटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में संशोधन कुछ किया गया है। क्या किया गया है?
इस संशोधन को स्वीकृति 16 मार्च 2021 को दी गई। 16 मार्च 2021 को। प्रारंभ इसको 18 में किया गया था, जनवरी 2018 में, परंतु जो इसमें संशोधन किया गया है वो 2021 में किया गया है। अब संशोधन हेतु जो पात्रता है, अब इसमें सहरिया, कोल एवं थारू श्रेणी के पात्र निर्धन लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है। आवास विहीन या कच्चे जर्जर आवासों में निवास कर रहे थारू, सहरिया एवं कोल समुदाय के गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना इसकी विशेषता है। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना 29 मई 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू इस योजना के तहत प्रदत्त राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर के 10 लाख रुपए किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। पहले 5 लाख था, उसे बढ़ाकर के 10 लाख कर दिया गया है। अब बढ़ी हुई बीमा की राशि 27 अक्टूबर 2017 से प्रभावी होगी। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूर्ण नाम, पहले का नाम जो है था जोखिम बीमा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, अब इसे मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में व्यापारियों द्वारा नामित व्यक्ति अथवा उनके परिवार को बीमा राशि प्रदान कराने की व्यवस्था की गई है। आगे बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना के बारे में। तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करना, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों को शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करना तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांव में ही उपलब्ध कराना। इसमें पात्रता क्या है? खनिज, वन तथा गैर परंपरागत ऊर्जा और वस्त्र एवं सेवा आधारित उद्योग पात्र संभावित समूह के रूप में निर्धारित हैं। खनिज, वन तथा गैर परंपरागत ऊर्जा और वस्त्र एवं सेवा आधारित उद्योग पात्र संभावित समूह के रूप में निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत युवाओं के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण का प्रावधान किया गया है और उत्तर प्रदेश सभी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित उद्योगों को रियायत दिया जाएगा। इसमें योजना के तहत स्थापित इकाइयों को अधिकतम 13% ब्याज उपादान का लाभ एवं 3 वर्षों तक अन्य सुविधाएं अनुमन्य होंगी। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के बारे में। तो शुभारंभ कब होता है? 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। शुभारंभ स्थल अवध शिल्प ग्राम लखनऊ से इसको प्रारंभ किया जाता है। क्रियान्वयन करता ग्राम विकास विभाग के द्वारा। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय पर स्थित उपेक्षित ग्रामों का या गाँवों का सर्वांगीण विकास करना। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो देखिए, देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा इसमें। और अन्य विशेषताएं क्या है इसकी? तो इन ग्रामों को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ना, इन ग्राम संपर्क मार्गों का नाम गौरव पथ होगा तथा इन गाँवों में तोरण द्वार तथा शहीद हुए सैनिक की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में। तो इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। इसकी आवश्यकता क्या थी? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग की कन्याओं के विवाह हेतु, सभी वर्गों की, इसमें ध्यान रखिएगा, सभी वर्गों के हैं आर्थिक आधार पर। संचालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा। विशेषता क्या है? पात्र कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों और उनकी पारिवारिक आय गरीबी रेखा के नीचे हो। देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन कौन करता है? नगर निकाय, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम आते हैं। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, स्वैच्छिक संस्थाएं आदि, जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया जाएगा। इसमें विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना में शामिल हैं। ठीक है, विधवा हो या तलाकशुदा हो। धनराशि क्या? प्रति जोड़े पर सरकार द्वारा 51,000 रुपये व्यय किया जा रहा है। विवाह के लिए महिला की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व पुरुष की 21 वर्ष निर्धारित है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है, तभी यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना 2017 से 2022। 13 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना को आगामी 5 वर्षों के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया था। यह योजना 7 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2022 तक लागू रहेगी। 2022 बीत चुका है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बासमती चावल का निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु धान से चावल की रिकवरी का न्यूनतम मानक 45% रखा जाएगा तथा नॉन बासमती चावल निर्यात के संदर्भ में निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु धान से चावल की रिकवरी का न्यूनतम मानक 50% निर्धारित किया गया है। इसमें प्रत्यक्ष निर्यातक यदि किसान या किसान उत्पादक संघ से क्रय करता है तो उसे 2.5% 2.5% की छूट एवं आढ़तियों के माध्यम से क्रय करता है तो उसे 2% की छूट प्रदत्त होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्यातकों को एपीडा, भारत सरकार की संस्था है, में कराए गए पंजीकरण को मान्यता प्रदान की जाएगी तथा उन्हें प्रदेश में पृथक रूप से कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। अप्रत्यक्ष निर्यातकों को शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कराना होगा। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो 9 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2019-20 एवं आगामी वर्षों के लिए खरीफ एवं रबी के मौसम में लागू करने का निर्णय लिया गया। इस अवधि में यह योजना खरीफ एवं रबी फसलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू होगी।
क्रियान्वयन कौन करेगा? भारतीय कृषि बीमा कंपनी। इसमें वित्तीय सहायता क्या है? प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की बुआई न कर पाने, बुआई से कटाई की अवधि में प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों से फसल नष्ट होने, रोगों तथा फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिनों में खेत में कटी फसल की क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत बीमित राशि के रूप में निर्धारित होगी। खाद्य फसलों हेतु कृषक द्वारा वहित प्रीमियम अंश खरीफ फसल हेतु बीमित राशि का 2% होगा। रबी फसल हेतु खरीफ फसल के 2% और रबी फसल हेतु 1.5% अथवा वास्तविक प्रीमियम दर जो कम हो। नगदी फसल हेतु बीमित राशि का 5%। बीमा कंपनियों द्वारा कृषकों को दे क्षतिपूर्ति की राशि बैंक खाते में जमा कराने की व्यवस्था तथा उपयुक्त तरीकों से हुए फसल की क्षति का आकलन फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर आकलित किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कृषकों द्वारा वहित प्रीमियम अंश से अधिक एवं फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अंतर्गत की धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केंद्र व राज्य सरकार बराबर वहन करेंगी। आगे चलते हैं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के बारे में। तो ये लागू कब होता है? खरीफ और रबी फसलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो जोखिमों के दृष्टिगत प्रदेश के सभी 75 जनपदों को 6 से 7 जनपदों के 12 समूहों में विभाजित किया गया है। चयनित जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक में स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से मौसम मापी यंत्र द्वारा कम वर्षा, अधिक वर्षा, कम या अधिक तापमान आदि का प्रतिदिन आंकड़ा एकत्रित करना तथा इन्हीं एकत्रित आंकड़ों के आधार पर योजना के प्रावधानों के अनुसार क्षति का आकलन कर कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाता है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा की बात करते हैं तो ये इस सेवा का फ़ोन नंबर 108 है, ठीक, 108 है। इसमें ये केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा एम्बुलेंसों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और इस सेवा का इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कहाँ पे है? लखनऊ में स्थापित है। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 13 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था। और सभी एम्बुलेंस जीवन रक्षक प्रणालियों से सुसज्जित है। इसमें ट्रांसपोर्ट, वेंटिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर आदि उपकरण से लैस है। ये जीपीएस सिस्टम से मॉनिटरिंग होती है। जी कित्चा हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा संचालित है मई 2021 से। आगे बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के बारे में। इसका शुभारंभ 8 अगस्त 2017 को हुआ था। इसमें लाभार्थी कृषक एवं कृषक मजदूर दोनों हैं। संचालन अवधि 2017-18 से लेकर 2021-20 तक इसका संचालन होना था, तो अब तेज चल रहा है। परियोजना क्षेत्र के चयन में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता जहां लघु सीमांत कृषकों, अनुसूचित जाति कृषकों, अनुसूचित जनजाति कृषकों एवं भू आवंटितों की अधिकता हो। इसमें चयन का आधार क्या है? जल सम्मेट क्षेत्र के आधार पर तथा प्रमुख कार्य इसमें क्या है? बांध निर्माण, सुरक्षित जल निकासी हेतु नाले का निर्माण इत्यादि इसके प्रमुख कार्य हैं। इसमें इस योजना के संचालित होने से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, जिसके फलस्वरूप कृषकों की आय में वृद्धि होगी तथा इसकी विशेषताएं क्या है? चयनित परियोजना क्षेत्र के 100% अनुदान पर बीहड़ या बंजर भूमि सुधार तथा जल भराव क्षेत्र का उपचार मनरेगा के तहत क्रियान्वित होगा। कृषि या वानिकी के साथ साथ उपचारित क्षेत्र में 50% अनुदान पर फसलोत्पादन कार्य भी संपादित किया जाएगा। अब बात करते हैं नया सवेरा योजना के बारे में। नया सवेरा योजना तो ये 15 जून 2017 को श्रम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभ किया गया। और प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कौन करेगा? तो ब्लॉक स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण समिति द्वारा, जिला स्तर पर जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाना और उनका सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास करना है। इसमें संख्या कितनी? योजना के प्रारंभ के समय 21.76 लाख इसमें अनुमानित था। देखिए, सर्वेक्षण क्या कहता है? बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों के चिन्हित ग्रामों, हॉट स्पॉटों को बाल श्रम से मुक्त किए जाने हेतु डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जा रहा है। और इसकी विशेषता क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के सभी कामकाजी बच्चों को सूचीबद्ध कर उनको विद्यालय भेजना तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना, इसमें इसकी विशेषता है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व की प्रमुख कुछ कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। तो सबला योजना, ये 22 फरवरी 2011 को प्रारंभ की गई थी। इसका विस्तार राज्य के 22 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया था। अब इसका विस्तार किया गया है। यह 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां स्कूल नहीं जा सकती हैं, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संबंधी सुधार हेतु सबला योजना प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा, 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां स्कूल नहीं जा सकती हैं, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संबंधी सुधार के लिए है ये, ठीक है। अब अगला है नया सवेरा विकास योजना। ये सबला योजना था, ये नया सवेरा विकास योजना। इसका शुभारंभ 18 अगस्त 2012 को किया गया था।
ये ब्याज रहित ऋण प्रदान करता है। इसका वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना है। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसको केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2007 को प्रारंभ किया गया था। इसका आवश्यकता क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए। इसमें 30,000 रुपये की वार्षिक चिकित्सा मदद वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होती है। ये कुछ अन्य की बात करें, देखिए शिक्षा मित्र योजना, ये 2001 में प्रारंभ किया गया था। शिक्षा मित्र योजना 2001 में उत्तर प्रदेश में शुरुआत कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था। 2 फरवरी 2006 को पंचायत मित्र योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होती है। शिक्षा मित्र योजना 2001 में, पंचायत मित्र योजना 2 फरवरी 2006 को उत्तर प्रदेश में, और वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में 10 सितंबर 2005 को प्रारंभ किया जाता है। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के बारे में। तो देखिए इसकी स्वीकृति जो है 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई। इसमें 100 करोड़ रुपए तक के पूंजी निवेश प्रस्ताव था। इससे अधिक निवेश है तो राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसमें कैपिटल सब्सिडी 3 समान वार्षिक किस्तों में देने की व्यवस्था तथा कार्यान्वयन उच्च स्तरीय समिति का गठन जो नोडल संस्था इन्वेस्ट यूपी को प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन कर इसकी संस्तुति करें। लागू 10 मई 2021 से 6 माह की अवधि के लिए वैध रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देना था। उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। इसमें प्रमुख उपकरण क्या शामिल हैं? तो लिक्विड ऑक्सीजन, क्रायोजेनिक टैंकर, जियोलाइट ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन भंडारण और परिवहन उपकरण आदि ये इसमें संबंधित हैं। कैपिटल सब्सिडी क्या? बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 25%, मध्यांचल में 20% और पश्चिमांचल में 15%। याद रखिएगा, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 25% है, मध्यांचल में 20% है और पश्चिमांचल में 15% है। कार्यान्वयन हेतु उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष जो होंगे वो अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के बारे में। तो इसको मंजूरी 25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल द्वारा दिया गया। अवधि इसकी अधिसूचना की अवधि से 5 वर्ष तक, और डेटा सेंटर इकाइयों के आसपास बड़ी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयों की स्थापना, 3 संभावित डेटा पार्क तथा 10 डेटा सेंटर इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इसमें लगभग 4,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा 10,000 से 20,000 लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 के बारे में। इसको स्वीकृति 25 नवंबर 2020 को दी गई। 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा दी गई। 25 नवंबर, ठीक है। क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संपादित। इसमें विशेषता क्या है? पशु क्रय विक्रय हेतु ई हार्ट पोर्टल का विकास किया जाएगा तथा कृषकों की आयु नहीं है, यहाँ कृषकों की आय है। ठीक है, कृषकों की आय दोगुना करना और कृषि क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश कृषि प्रोत्साहन नीति से अनाच्छादित सभी अवयवों को अंग्रेजित किया जा सकेगा। अब इसमें जो उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 से इसके प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या है? कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प, पर्यटन, शिक्षा, सेवा क्षेत्र, रक्षा उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड, कास्ट उत्पाद आदि, ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद, कालीन एवं दरियाँ, चर्म उत्पाद, हैंडलूम एवं टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स इत्यादि। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख क्रियान्वयन रणनीति क्या है? तो निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से करना, जिससे निर्यात संबंधी प्रपत्रों का शीघ्र निस्तारण एवं निवारण हो सके, तथा मेक इन उत्तर प्रदेश मेक इन इंडिया के ब्रांड का विकास एवं प्रोत्साहन, निर्यात योग्य उत्पादों हेतु भौगोलिक संकेतक GI पंजीयन प्राप्त करने में सहायता करना, तथा B2B एक्सचेंज की स्थापना, जिससे राज्य के लघु एवं छोटे उद्यमी भी ऑनलाइन व्यापारिक सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें। सेवा क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने हेतु विशेष प्रावधान करना तथा उत्तर प्रदेश में निर्यात तथा निर्यातकों हेतु विश्लेषणात्मक डेटाबेस का निर्माण इत्यादि। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निर्यात सहायक संस्थानों को निर्यात संबंधी आवश्यक सहायता एवं सेवाएं प्रदान करना, राज्य में निर्यात में वृद्धि हेतु तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचनाओं की स्थापना एवं विकास करना। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की बात करते हैं तो 18 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी प्रदान की, जिसके बाद यह नीति संपूर्ण राज्य में प्रभावी हो गई। इसके तहत बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में निवेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए मान्य है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के जो मुख्य लक्ष्य हैं 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC की स्थापना करना, प्रदेश में 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना तथा 5 इकाइयों के माध्यम से सेमीकंडक्टर्स निर्माण में निवेश आकर्षित करना,
प्रदेश में लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा प्रदेश में घरेलू या विदेशी निवेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन विनिर्माण ईएसडीएम पार्क की स्थापना करना तथा इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर नीति के अंतर्गत बनने वाले 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जो क्लस्टर हैं, यहाँ जो 3 की बात की गई वो कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए आपका यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना हुई गौतम बुद्ध नगर में। अगला है बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर। तीसरा लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर। यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के लिए निवेश हेतु जो अन्य सुविधाएं, इसमें समस्त ईएसडीएम इकाइयों को अधिकतम 10 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 50% छूट तथा 200 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयों को अधिसूचित बैंक या बैंकों वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के ब्याज की दर पर 5% प्रतिवर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए की सीमा तक करना तथा सकल घरेलू पेटेंट हेतु 5 लाख रुपए तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु 10 लाख रुपए की सीमा तक पेटेंट फाइलिंग लागत की 100% प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर करना। इसके अतिरिक्त सड़कों, ऊर्जा, जलापूर्ति, परीक्षण सुविधाओं इत्यादि आधारित सुविधाओं के विकास पर निहित ईएमसी का 50% योगदान भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस नीति के तहत पूंजी उपादान सरकार द्वारा गठित समिति के आधार पर प्रदान किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के भूमि संबंधी उपादान के प्रावधान की बात करें तो मध्यांचल एवं पश्चिमांचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरण से भूमि खरीदने पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25% भूमि उपादान तथा बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र के लिए यह उपादान 50% है। सबसे अधिक आपका बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ के लिए ज़्यादा है। जैसे कि आप जब इससे पहले उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए अधिक था, 25% था, वहाँ पे मध्यांचल के 20% था, पश्चिमांचल के 15% था। इसी प्रकार से यहाँ पर बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए 50% है, मध्यांचल और पश्चिमांचल के लिए 25% है और वहीं पर आपका भूमि उपादान कुल लागत योजना के 7.5% या 75 करोड़ रुपये जो भी कम हो की सीमा तक प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप 2020 के बारे में बात करें तो देखिए 8 जुलाई 2020 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा इसको अनुमोदित किया गया और अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों तक ये कार्य करेगा। इसके तहत वित्त पोषण कहाँ से होगा तो सीडीबी के साथ 1000 करोड़ के स्टार्टअप फंड तथा यूपी एंजल नेटवर्क की स्थापना और इनक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था तथा विशेषताएं क्या, युवाओं को रोजगार आकांक्षी के बजाय रोजगार प्रदाता बनाने में सहायक भूमिका निभाएगी। इस नीति में से लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं लगभग 1 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है तथा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं। स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में लाना, भारत के सबसे बड़े इंक्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में किया जाना तथा प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स तथा राज्य के प्रत्येक जनपद में कम से कम एक इंक्यूबेटर की स्थापना। प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स तथा राज्य के प्रत्येक जनपद में कम से कम एक इंक्यूबेटर्स की स्थापना। राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के अनुकूल इकोसिस्टम का सृजन करना। उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016 में संशोधन, 5 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नीति में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। वर्ष 2016 में प्रख्यापित उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति का मुख्य उद्देश्य न्यूज वेबसाइट पोर्टल्स को शासकीय विज्ञापन प्रदान किए जाने का नियमन है। इसमें देखिए प्रादेशिक प्राथमिकताओं के समावेशन हेतु जो प्रमुख संशोधन वो क्या है, प्रदेश सरकार की नीतियों, उपलब्धियों तथा कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किए जाने के निमित्त वेबसाइट को उसके 2 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की नीतियों के अनुसार वेबसाइटों को विज्ञापन प्रदान करने हेतु हिट्स की संख्या को 2.5 लाख से घटाकर 0.5 लाख कर दिया गया, 50,000 कर दिया गया है। वेबसाइटों की 5 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। संशोधित नीति के अंतर्गत वेब मीडिया में विज्ञापन अधिकतम एक वेब पृष्ठ प्रति वेबसाइट के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। वेबसाइट की गणना अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत एवं विश्वसनीय थर्ड पार्टी टूल जैसे गूगल एनालिटिक्स, कॉमस्कोर आदि के द्वारा की जाएगी तथा गणना का आधार यूनिक यूजर होगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के बारे में। तो देखिए ये 10 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, लागू करने की मंजूरी दी गई।
लक्ष्य क्या रहा है इसका? राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना एवं उसके प्रबंधन से संबंधित बाधाओं को दूर करना। इसके अतिरिक्त कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक दोगुना करने का लक्ष्य, अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन, रोग मुक्त क्षेत्रों को विकसित करना इत्यादि। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के बारे में। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों के अभी उसी के बारे में हम लोग पीछे बात करते हैं। तो इसमें क्या है? ताजे फल एवं सब्जियों के निर्यात है तो लंबी दूरी के समुद्री प्रोटोकॉल को बढ़ावा देना। राज्य कृषि निर्यात में वृद्धि है तो जिले या जिलों के समूहों के क्षेत्रों के क्लस्टर बनाना तथा इसके अतिरिक्त इन संकुलों के पास ही नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी स्थापित करना। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय और बाजार के अवसरों से जोड़ने हेतु कार्यक्रम का आयोजन करना। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के जो प्रमुख लक्ष्य हैं। यहाँ पीछे नहीं एक सेकंड, इसकी नहीं, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019, ठीक है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019, इसको मंजूरी कब दी गई? 6 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और पूरक नीति उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के पूरक के रूप में इसको तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019, इसकी विशेषता क्या है? प्रदेश में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन के द्वारा विद्युत आधारित गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीति बनी है। प्रदूषण को कम करने तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा इस नीति को प्रख्यापित किया गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 की। तो आवश्यकता क्या रही है? तो पर्यटन की असीम संभावनाओं के मद्देनजर रखते हुए 5 वर्ष के लिए इसको लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश को शीर्ष पर्यटन राज्य के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। प्रथम पर्यटन नीति जो है वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रथम पर्यटन नीति घोषित की गई थी। जनसाधारण की उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना तथा पर्यटन के माध्यम से सतत एवं समावेशी विकास के लिए इसके उद्देश्य हैं। इसके जो उद्देश्य हैं वो जनसाधारण की उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना तथा पर्यटन के माध्यम से सतत एवं समावेशी विकास के लिए। पर्यटन नीति के प्रमुख परिपथ कौन से हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश प्रथम पर्यटन नीति जो 1998 थी, इसमें ब्रिज परिपथ में मथुरा, वृंदावन, आगरा तथा श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा क्षेत्र था। बुंदेलखंड परिपथ था जिसमें झांसी, ललितपुर, देवगढ़, कालिंजर, चित्रकूट तथा निकटवर्ती क्षेत्र थे। बौद्ध परिपथ जिसमें भगवान बुद्ध से जुड़े हुए पवित्र स्थल थे। विंध्य परिपथ विंध्याचल तथा सोनभद्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। अवध परिपथ लखनऊ तथा प्रयागराज व उनके मध्य का क्षेत्र था। वन, इको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ तथा जल विहार परिपथ ऐसे क्षेत्र जहाँ जल क्रीड़ा की संभावना है। अब उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2016 में जो चीज़ शामिल हुई उसमें क्या है? हेरिटेज आर्क। इसमें हेरिटेज आर्क कौन से हैं? 3 इसमें जिले आते हैं, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। परिक्षेत्र, महाभारत परिक्षेत्र, महाभारत परिपथ, इसमें महाभारत काल से जुड़े हुए स्थल हैं। रामायण परिपथ, रामायण से या रामायण में उल्लिखित स्थल। जैन परिपथ, जैन धर्म से जुड़े हुए स्थल। सूफी परिपथ, सूफीवाद से जुड़े प्रमुख स्थल। स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थल तथा क्राफ्ट, क्यूजीन एवं कल्चर ट्रेन, हस्तशिल्प, व्यंजन एवं विशिष्ट सांस्कृतिक केंद्र इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के जो मुख्य 2018 के जो मुख्य बिंदु हैं वो सालाना 5,000 करोड़ रुपए का नया निवेश तथा 5 लाख प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना। घरेलू पर्यटकों के आगमन में सालाना 15% और विदेशी पर्यटकों की संख्या में सालाना 10% की वृद्धि करना तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास करना। प्रदेश में 1 लाख पर्यटकों को राष्ट्रीय पार्क तथा वन्य जीव विहारों की तरफ आकर्षित करना। 10 हेरिटेज भवनों को प्रतिवर्ष हेरिटेज होटलों में तथा पर्यटन लैंड बैंक का सृजन करना। स्थानीय उद्यमिता को मेलों और पर्वों के माध्यम से आकर्षित करना। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।